और नाम से ये प्राइवेट आर्मी जो इन्होंने खड़ा किया है, दलितों पे हिंसा, औरतों पे हिंसा, मुसलमानों और क्रिश्चियन पे हिंसा, ये संगठन अपने रूप से जैसे शैडोई फॉर्मेशंस उन्होंने खड़ा किया है, ये इनका काम है। और हमारा काम है डट के रहना, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। हमें इस देश को वापस लेना है और हमें इस देश में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस 3 सालों के पहले, मतलब 2014 से पहले ये देश भी जन्नत था, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। यहाँ तब भी दलितों के पर हिंसा था, तब भी कम्युनल राइट्स होते थे, तब भी औरतों पे हिंसा है। लेकिन ये 3 साल में, इन 3 सालों में हमने एक तरह की जो एक संगठित रूप से एक हिंदुत्ववाद का प्रचार जो हमने देखा है, अगर हिंदुत्ववादी समझते हैं कि वो इस देश को खाई में धकेल के वो बच पाएंगे, वो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। क्योंकि इस आग में हम सब, वो भी और हम भी, हम सब नष्ट हो जाएंगे और हमें इसको रोकना है। और जैसे मैं देख रही हूँ कितने नौजवान लोग हैं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, हर जगह मैं और हम सब इंस्पिरेशन के लिए अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखते हैं। हम उमर को देखते हैं, हम कन्हैया को देखते हैं, हम शैला को देखते हैं, और जगह जगह पे जो नौजवान लोग उभर के आ रहे हैं, लड़कियां और लड़के, औरतें और मर्द, हमारी पूरी उम्मीद उन पर है। वो और आप हमारे इंस्पिरेशन हैं। हम सब साथ हैं, हम साथ लड़ेंगे। आवाज दीजिए, हम एक हैं। आवाज दो। बहुत शुक्रिया निवेदिता मैंने। दरअसल क्या है कि हम लोग जब ये सारी इश्यूज चल रहे थे तो एक दिन मैं, मोहित, नवेद और खालिद भाई, हम लोग एक साथ बैठे और हमको लगा कि अब ये सही वक्त है कि हमको नौजवानों को कम से कम आगे आना पड़ेगा और हमें असल आने वाला मुल्क का मुस्तकबिल हम हैं। तो इस मुल्क को बचाने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी जिसको सबसे ज़्यादा दिन इस मुल्क में रहना है। तो उसके तहत हमने तय किया कि हमारी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ या पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, लेकिन ये नफरत के खिलाफ जो एक वेव चल रही है, उसके खिलाफ हमको अपने तमाम उन डिफरेंसेस को भूलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। तभी ये लोग जो हैं, जो ये पूरा नफरत का बाजार गर्म कर रखा है, तभी ये होश में आएंगे। तो इसके तहत हमने ये तय किया कि आज जो मेवात, जो कि जाना जाता है अपने कल्चर के लिए, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब के लिए, उसको उन्होंने सबसे ज्यादा 3 केस बड़े हैं मेवात में, डिंगा रेडी का, पहलू और जुनैद का। लेकिन आप जब स्टडी करने जाएंगे तो 17 केसेस हैं लिंचिंग और हेट क्राइम्स के। तो हमने ये तय किया कि हम नौजवान यहाँ से चलेंगे, मेवात के नौजवानों से मिलेंगे। आज रास्ते में नौजवान मेवात के बॉर्डर में IMT वहाँ पर है एक इंस्टीट्यूट, उसके सामने 100 मोटरसाइकिल से नौजवान हमारे मिलेंगे वहाँ पर। फिर वहाँ पे हम पब्लिक रैली करेंगे और तमाम जो विक्टिम फैमिलीज हैं वो हमारे साथ आएंगे। तो ये आइडिया था। और तमाम दूसरे जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं सोशल एक्टिविज्म में, तो उनको हमने यहाँ पे कॉल किया कि वो हमसे कम से कम मुखातिब हों और कुछ बातें रखें। तो मैं भाई योगेंद्र यादव से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ और हमसे मुखातिब हों और कुछ बात रखें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको, हमारे दोस्तों को, रमजान भाई, बाकी सब दोस्तों को जिन्होंने इस रैली को ऑर्गेनाइज किया, आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, आप सबको सलाम करना चाहता हूं, इसलिए कि आप जो कर रहे हैं वो इस देश को बचाने का काम। जैसे हमारी साथी निवेदिता ने कहा, इस वक्त की लड़ाई की सिर्फ एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी की नहीं है। इस वक्त इस देश में जो जद्दोजहद है वो एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी की नहीं है, ये देश बचाने की लड़ाई। और हम आप सब लोग जो यहां इकट्ठे हुए हैं वो इस देश को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। आज 70 साल की आजादी के बाद इस देश के संविधान को, इस देश की बुनियाद को जिस तरह से चैलेंज किया जा रहा है,
वैसी चैलेंज पार्टीशन के दौरान मिली होगी, उसके बाद से नहीं मिली है। उतनी बड़ी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हम सब लोग खड़े हैं। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। ऐसी बातचीत होती है कई बार। पिछले 1.5-2 साल से जो माहौल बनाया गया इस देश में, 3 साल से चल रहा है, 1.5-2 साल से खास तौर पे चल रहा है, जो माहौल बनाया गया है, हर इंसान से पूछा जाता है तुम अपनी देशभक्ति साबित करो। नहीं, यहां मैं बहुत मेवात के चेहरे देख रहा हूं। कई नौजवान हैं मेवात के हैं, हमारे साथी ऑर्गेनाइज करने वाले मेवात के हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, दिल्ली में रहते हुए बहुत लोगों को पता नहीं है, ये मेवाती वो कौम है जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। ऐसी बहुत कम कौम इस देश के अंदर है जिन्होंने इतनी शिद्दत के साथ, जिन्होंने कुर्बानियां दी हो इस मिट्टी को बचाने के लिए। उन्हें अपना देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए, और खास तौर पे उन लोगों से नहीं चाहिए जिन लोगों का हीरो मुसोलिनी और हिटलर रहा हो। उनसे हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस देश के लोकतंत्र को बचाने वाले जो जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा लेते हैं, जो इस देश की एजेंसी के खिलाफ स्ट्रगल से प्रेरणा लेते हैं, उनको इस देश को बचाने का सर्टिफिकेट उन लोगों से नहीं चाहिए जिनके गुरुजी इमरजेंसी में माफी मांग के बाहर आ गए थे। इस देश का जो देशभक्ति का इतिहास है, जो देशभक्ति का विचार है, वो देशभक्ति का विचार तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला विचार है। इस देश के राष्ट्रवाद ने राष्ट्रवाद की बात बार बार करते हैं। अरे जिन लोगों के वैचारिक पुरखों ने, जिनकी परंपरा ने, जिस राजनीति को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिस राजनीति ने एक कतरा खून का नहीं बहाया इस देश की आजादी का, वो देश की बात सिखाने आया। आज देशभक्ति की बात हम इनसे नहीं सीखेंगे। हमारे पास परंपरा है, हमारे पास इतिहास है, हमारे पास विरासत है इस देश की देशभक्ति की। अब उससे सीखेंगे, हम इन लोगों से देशभक्ति नहीं सीखेंगे। बस मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि कई साथियों ने बोलना है, सबने अपनी अपनी बात कहनी है, और वो ये कि सिर्फ हसन खां मेवाती की बात करने से, सिर्फ राव तुलाराम की बात करने से मैं और आप देशभक्त नहीं बन जाएंगे। हम उसकी विरासत के हैं, उसके वंशज हैं, लेकिन उनके अच्छे से हम अच्छे नहीं बन जाते। हमें कुछ करना होगा। आज जब तमिलनाडु के अंदर वहां का किसान 140 साल के बाद इतना बड़ा सूखा झेल रहा है, और हम उत्तर भारत में बैठे लोगों को पता भी नहीं है कि वह क्या हो रहा है। देशभक्ति का मतलब है उनके दर्द में शरीक होना, उनके साथ खड़े होना। आज जब पंजाब और हरियाणा के किसान एक दूसरे से पानी के सवाल पे लड़ते हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु का किसान एक दूसरे से पानी के सवाल पे लड़ाया जाता है, ऐसे में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप बैठा रहता, जब देश में सबसे बड़ी लड़ाइयां होती हैं, प्रधानमंत्री चुप बैठे रहते हैं, ऐसे में उनको बैठाना, उन्हें जोड़ना, उनमें एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करना, ये हमारी देशभक्ति का काम है, इन सबको जोड़ना। और इसके साथ जहां जहां भी इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, कि मीडिया वाले दोस्त पूछ रहे थे देश में नफरत की लहर फैल रही है, मैंने कहा भाई फैल नहीं रही है, फैलाई जा रही है, और फैलाई जा रही है सबसे ऊपर से। इस देश की सबसे बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले लोग इस देश में आज नफरत फैला रहे हैं। आज उसका मुकाबला करना है, लेकिन हमारे साथ आपको महसूस हो सकता है कि क्या करें, बड़ी बड़ी सारी कुर्सियां इनके पास है, अब तो राष्ट्रपति भी इनका है। कि मैं आपको एक बात बताऊं,
इनके पास प्रधानमंत्री हो सकता है, इनके पास राष्ट्रपति हो सकता है, इनके पास बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस हो सकते हैं, इनके पास पुलिस हो सकती है, इनके पास आर्मी भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस देश की मिट्टी है। इस देश की मिट्टी हमारे साथ है। 5000 साल का इतिहास है। ये 3 साल में 5000 साल को मिटा नहीं सकते। 5000 साल का इतिहास हमारे साथ है। सब लोगों को जोड़ने का इतिहास हमारे साथ है। इस मिट्टी में सबको एक साथ लेके चलने का इतिहास है, वो नहीं खत्म होगा। आखिर में एक छोटी बात कह के खत्म करना चाहता हूं, और वो जाती है, पर्सनल बात है। इसके बारे में तमाम किस्म के भूल जरूर बातें चलाई गई हैं, लेकिन इस समय कहने की बात करना। मेरे अपने दादाजी का आज से 80 साल पहले कत्ल हो गया। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हिसार में सन 1936 में मेरे दादाजी को मार दिया गया। अगर तकनीकी पुलिस की भाषा में कहें तो एक मुस्लिम मॉब ने आके मेरे दादाजी, जो कि उस वक्त एक स्कूल के हेडमास्टर थे, वार्डन थे, मॉब आया, यही गौकुशी का मामला था। मॉब आया और उसने कहा कि ये बच्चों ने, आपके बच्चों ने गौकुशी के बारे में हमारे खिलाफ कुछ बयान दिए हैं, उनको पकड़ेंगे। एक टीचर का जो धर्म होता है, मेरे दादा ने उस वक्त कहा कि नहीं, पहले मैं इनका गार्जियन हूं, पहले मैं फिर बच्चे। तो उसको गंडासे से काट दिया गया। कहानी ये नहीं है, असली कहानी उसके बाद ही है। मेरे पिताजी जो आज भी जिंदा है, उस वक्त 7 साल के थे। 7 साल के उस बच्चे ने अपने बाप का सर गंडासे से कत्ल होते हुए देखा। ऐसे में क्या होता, कोई भी इंसान होता नफरत से लालब हो जाए, अपनी सारी जिंदगी नफरत में जीता। लेकिन उस जमाने दूसरा माहौल था, वो गांधी का हिंदुस्तान था, उसने का माहौल दूसरा था। उस इंसान ने क्या फैसला किया, उसने बाद में पार्टीशन की वायलेंस भी देखी अपनी आंख से। उस इंसान ने फैसला किया कि वो अपने सब बच्चों को मुस्लिम नाम देगा। एक वो हिंदुस्तान था और एक आज का हिंदुस्तान। एक वो हिंदुस्तान था जहां एक बच्चा अपने बाप का गला कटते हुए देखता है और फैसला करता है कि मैं अपने बच्चों का नाम उस कम्युनिटी के लोगों के नाम पे रखूंगा। जिनके हाथों से मेरा का गला कटा। और एक आज का हिंदुस्तान जहां 20 बड़ी पोजीशन पर बैठने वाले लोग, अपने आप को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहने वाले लोग, जब मौत होती है, जब लोगों को काटा जाता है, चुप्पी बना के रखते हैं और उसके बाद 1 हफ्ते बाद मुंह खोलते हैं और क्या कहते हैं, कुछ आध्यात्मिक सी बातें कहते हैं। नॉन वायलेंस बहुत अच्छी बात है, गांधी जी बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मोदी जी थोड़ा तो ईमानदारी से बोलो, अगर बोलना ही था तो कम से कम इतना तो बोलते कि हाँ, इस देश में लिंचिंग की घटनाएं हो रही और हाँ, उन इलाकों में हो रही है जहां मेरी पार्टी राज करती है। मैं किसी के घर जाऊंगा, किसी के पास जाके बोलूंगा कि भाई जो हुआ बहुत बुरा हुआ। और अगर प्रधानमंत्री हो, अगर कोई भी सत्ता है, कुर्सी पे बैठे हो, तो कम से कम इतना फर्ज बनता है कि कहो कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आगे से किसी की हिम्मत ना हो ऐसा करने। ये प्रधानमंत्री का फर्ज है। आज वो नहीं है, प्रधानमंत्री बौने हो गए हैं, कुर्सियां गंदी हो गई हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस देश की मिट्टी हमारे साथ है और आज हम इस देश की मिट्टी की आबरू बचाने के लिए आए हैं। आप सबको सलाम, बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया योगेंद्र भाई।
अब हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने आज के इस माहौल में जहाँ पर अमित शाह एंड कंपनी को लगता है कि पूरी दुनिया में बल्कि इस मुल्क में जितने भी लोग हैं वो सब बिकाऊ हैं। अली अनवर साहब जो हमारे बीच में मौजूद हैं उन्होंने साबित कर दिया कि मर्द कभी बिकाऊ नहीं है। जो हक पसंद लोग होते हैं वो कभी बिकाऊ नहीं हैं। तो एक मैसेज अली अनवर साहब ने पूरे इस पॉलिटिकल कम्युनिटी को दिया है कि उसूल की बुनियाद पर अगर चला जाए तो लोग उनके इस्तेमाल के लिए हमारे जैसे लोग आज भी खड़े हुए हैं, आज भी मौजूद हैं। आपने राज्यसभा में अपने 13 मिनट या 15 मिनट की जो तकरीर में ही मॉब लिंचिंग के मुद्दे को जिस तरह से उठाया और उसके बाद जो गवर्नमेंट जेडीयू जिस पार्टी से आप बिलोंग करते थे उसने पूरा पॉलिटिकल ट्विस्ट किया, उसके बावजूद भी आप जो है वो अपने स्टैंड में कायम रहे। तो वाकई इसी तरह के लोग हमारी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अली अनवर साहब से कि वो अपने हमारे बीच आए और कुछ बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। शिद्दत की गर्मी है और आपको कुछ करना है। इस ऐसी स्थिति में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की जा सकती है और खास करके जो हमारे पहले के लोग बोल चुके हैं, लोग बोल चुके हैं जिनसे मैं खुद सीखता और इंस्पायर होता हूँ। रमजान चौधरी साहब ने हमको कहा तो उनको जाना था आज बाहर। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, इसमें शिरकत करूंगा। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, नाउमीदी हम लोग कहते हैं कुफ्र है। लोग समझते हैं कि सब सारे किले ध्वस्त हो रहे हैं और सारी जो छवियां हैं, इमेज का बड़ा खतरा है इस देश में। कई बार लोग इमेज के चक्कर में फंसे। ताजा एक्सीडेंट की आपने घोषणा की है तो बिहार में तो आदमी उम्मीद लगा लेता है। इसी तरह की छोटी छोटी चीजें उठेंगी और आप ये जान लीजिए कि इंसान के अंदर जो प्यार और मोहब्बत और भाईचारा है वो उसका अस्थाई भाव, वो कुदरती चीज है। भगवान ने उसको उसके अंदर दिया। ये जो नफरत है जिसके खिलाफ आप आए हैं, ये तो जैसे पंप कर दिया जाता है, वो सब चीजें ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। तो इसको लेकर के मुल्क का बंटवारा तक हुआ है, लेकिन आप तो यहाँ इस तरह के लोग हैं जो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। योगेंद्र यादव जी ने ठीक कहा कि ये लोग, हमने पार्लियामेंट में भी कहा कि बाबर की औलादों भारत छोड़ो का जो लोग लिखते हैं वो इतिहास को तोड़ मरोड़ करते हैं। वो को बताते हैं कि बाबर को हिंदुस्तान में बुलाने वाला कौन था। और बाबर के साथ खानवा के मैदान में 1527 ईस्वी में 15 मार्च को 12,000 मेवातियों के साथ लड़ने वाला कौन, ये छिपाते हैं, जानना चाहिए। मैं भी नहीं जानता था। जब योगेंद्र जी, हम लोग दोनों आदमी किशन पटनायक जी को अपना नेता मानते थे। जब किशन पटनायक जी ने इनसे परिचय कराया, मैं 2006 में आया तो पहली बार इन्होंने कहा कि अनवर भाई, जो आप
की तहरीक चला रहे हैं, उसका सबसे जीता जाएगा उदाहरण दिल्ली के बहुत नजदीक है। उससे कुछ लोगों से संपर्क कीजिएगा, वहां आइए जाइए। मैंने इनसे नंबर दिया रमजान चौधरी साहब का और कुछ साथियों का, इसको बुलाया और मैं ज्यादा इतिहास नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? इतिहास की किताबों में नहीं है, बोर्ड पर भी कहीं नहीं है ये सब। मैंने जब मसावात की जंग में लिख रहा था तब ये जाना यहाँ त्रिमूर्ति लाइब्रेरी में आकर के कि 1940 में यहाँ पर 40,000 लोग मुसलमान और जो गरीब गुरबा थे, कोई जागीरदार जमींदार नवाब नहीं थे, गरीब गुरबा लोग, कमजोर तबके के लोग जिनको समाज में धिकारत की नजर से देखा जाता है, वो लोग 1940 में इंडिया गेट जहां है 40,000 की तादाद में जुटे थे और कहा था कि मुल्क का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर मत करो। वो कोई सब्सिडी मांगने नहीं आए थे, कोई और सरकार से मराहत नहीं मांगने आए थे। उनका एक नुकाती प्रोग्राम था, 1 पॉइंट एजेंडा, कि मुल्क का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर मत करो। मुसलमान है कि हमारे दादा और परदादा लोग उसमें शिरकत किए थे, शामिल हुए थे और उन्हीं लोगों की जवानी। ये किस्सा तो हमने सुना था, लेकिन ये किस्सा नहीं सुना था कि मेवात क्या चीज है। साथियों, अब बीफ खोज रहे हैं, बिरयानी का घर घर में घुस करके और तसला और देगची उघार उघार कर देख रहे हैं। ये देखिए राजनीति, और इसमें हिंदू भी इसके विक्टिम हो रहे हैं, ईसाई भाई भी विक्टिम हो रहे हैं, सिख भाई भी विक्टिम हो रहे हैं, हिंदू भाई भी विक्टिम हो, सब खास करके तो ऐसी हालत है, बेचैनी है पूरे, एक ये कि खौफ का माहौल है पूरे देश में। लेकिन इसमें इसी तरह की चीजें, छवियों के फेरा में, मैंने कहा पहले मोदी जी की भी एक छवि थी, विकास करेंगे एक मॉडल था और कई लोग हमारे हिंदू भाई उसमें ताने हो गए, पागल हो गए। लेकिन आज वो देख रहे हैं कि जीएसटी के चलते वो जो व्यापारी लोग, बिजनेसमैन लोग सबसे ज्यादा भक्त हुआ करते थे मोदी जी के, वो आज भुगत रहे हैं। सबसे आगे तो हम उनके साथ हो गए थे, वो देख रहे हैं कि 2 करोड़ क्या हुआ, कितने लोगों का वो देख रहे हैं उसका गरीब गुरबा लोग, छोटे लोग वो हो रहे हैं। बड़े बड़े लोगों का तो कोई बाल बात नहीं, कोई उनको नुकसान नहीं। तो इसलिए ये नाउमीदी के ये से निकलिए, हौसले से निकलिए। ये मुल्क, इसकी तासीर, इसकी सरजमीन में वो ताकत है, बड़े से बड़े लोगों को पटगनी देने की ताकत है। और ये राजनीतिक बीमारी है और इसका राजनीतिक इलाज, ये कोई एक सूबे का सवाल नहीं है, ये कोई एक मजहब का सवाल नहीं है, ये कोई कानून और व्यवस्था का सवाल नहीं है, ये पूरे मुल्क का सवाल है, उसकी का सवाल
की सलामती का सवाल है, हमारे संविधान को बचाने का सवाल है, हमारी जमहूरियत को ये बढ़ रहे हैं तमाम सिम्टम्स। ये जो मौजूदा दौर है इसमें तमाम सिम्टम फासिज्म के तमाम सिम्टम साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। वहां पर भी इसी तरह से एक मारा गया, जब कम्युनिस्ट मारे जा रहे थे तो सोशलिस्ट चुप था, जब सोशलिस्ट मारे जा रहे तो कम्युनिस्ट चुप था, जब यहूदी मारे जा रहे थे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों चुप थे। आज पूरी दुनिया ने इतिहास गवाह है इस चीज को तस्लीम किया। इसलिए आज तमाम चीजों से ऊपर उठ करके किसी नेता किसी छवि के लिए नहीं, आप आगे निकलिएगा तो और बहुत सारे लोग हैं, पार्टियों में भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी निकलेंगे, आगे आए हैं। मैंने तो अपनी दिल की आवाज सुनी है और तो उन लोगों से हमको कहना है जो अपने दिल की भी आवाज नहीं सुनते हैं, वो लोग निकले अपने क्या क्या बातें तो हम लोग फेरे में पड़ जाते हैं। यही आदमी देश का भला करेगा, यही आदमी इस संकट के दौर से निकालेगा। ऐसा मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार धोखा खाते हैं तो इसमें सावधान रहिए कि आदमी के करनी में और करनी में क्या फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तो हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ स्वामी को मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ जो आप लोगों ने वक्त की आवाज़ सुन करके और एक पहल करने का फैसला किया, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। इससे पहले जैसे नॉट इन माई वे, ये जो सारी चीज़ें हो रही हिंदुस्तान में उम्मीद की किरण जगाती है, और इसलिए कि नौजवान तबका इसमें आगे आ रहा, नए लोग आगे आ रहे हैं। इस हिंदुस्तान में जब से सियासत शुरू हुई है वो जातिवाद और सांप्रदायिकता के विरुद्ध हुई है, बुनियादी मुद्दों को लेकर के नहीं हुई है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि इस मुल्क में इतनी भयंकर गरीबी हो कि आधी से ज़्यादा जनता भूखी नंगी हो, देश में लिटरेट की और जातिवाद की सियासत होती है, कम्युनलिज्म की सियासत होती है। जो लोग वादा करके आते हैं कि हम किसानों के साथ ये करेंगे, वो दूर तक कुछ भी नहीं करते। मजदूरों के साथ ये करेंगे, वो कुछ नहीं करते। पढ़ाई में सुधार करेंगे, वो कुछ नहीं करते। और उसके बदले में वो अपना पोलराइजेशन का बड़े तरीके से एक ऐसा नाटक करते हैं। मैंने मुजफ्फरनगर के दंगों में देखा, 8 बार मैं वहाँ गया और गांव-गांव में जाकर के मैंने इसकी शुरुआत देखी। आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, आप लोग यहाँ से आवाज़ के लिए रवाना होंगे, मिल कर के जाइए, लेकिन जो विरासत है उसको याद करके जाइए। हमारी विरासत सांझी शहादत और सांझी विरासत, और आज के वक्त ये जानना जरूरी है कि वो सांझी शहादत क्या थी। राम बिल और अशफाकुल्लाह खान दोनों सगे भाई एक दूसरे से प्यार करते थे, एक थाली में खाना खाते थे। आर्य समाज शाहजहां के उस कमरे में मैंने जाकर के देखा जहाँ दोनों साथ इकट्ठे रहते थे, लेकिन जब वो फांसी के फंदे को चूमने के लिए निकले तो उन्होंने अपनी इबारत लिखी, अपनी कहानी लिखी, और उसमें वो ये कहते हैं कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था दुख सह सह कर, वक्त रुखसत उन्हें इतना बिना आया कहकर, आँख से आंसू जो टपके बहकर, सिर्फ उनको ही समझ लेना थी पहला। माँ हम तो दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, अपनी माँ से कह रहे हैं। और जिस दिन तेरे कान में खबर आएगी कि तेरा जवान बेटा फांसी के फंदे को चूम रहा है, उस दिन रोई, तड़पेगी, छटपटाएगी, चाहेगी कि तेरे जिगर का टुकड़ा एक बार तेरी गोद में आ जाए, लेकिन माँ तेरे रोने से तो तेरा बेटा नहीं आएगा। एक काम करना, आँख से आंसू टपकने लगे उसी में से एक बूंद को अपनी हथेली पर करके उस आंसू की बूंद को ही अपना बेटा समझ करके दिल को तसल्ली कर लिया। कितनी बड़ी कुर्बानी, कितनी बड़ी कुर्बानी। और दोनों को जब एक ही दिन अंग्रेज हुकूमत ने
एक साथ फांसी के फंदे पे लटकाया। अलग अलग जेल थे लेकिन टाइम वही था, सुबह 7 बजे 1927। तो दोनों ने अपनी बेड़ियां खनका करके आप जैसे हम जैसे तमाम लोगों के लिए एक वसीयत करके गए हो। आज उस वसीयत को पूरा करने के लिए आप लोग एकदम बढ़ रहे हैं, मैं इसके लिए मुबारक देता हूं। और वसीयत उन्होंने क्या की? उन्होंने कहा था वतन की आबरू का पास देखें कौन करता, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्दे वतन गिल, न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ और तू कहाँ होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, किसान मजदूर गरीब तबके का राज देखेंगे। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी, अपना आसमां होगा। ये था सपना, ये वलवले, ये तूफान, जो हंसते से फांसी के फंदे को उन्होंने ऐसे चूम लिया गले का हार समझ। आज उस विरासत को बचाने के लिए सांझी शहादत और सांझी विरासत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर ये आवाज, मैं कल परसों औरंगाबाद में था महाराष्ट्र में, और कोई 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और वहां पर भी ये आवाज उठाई गई कि हमें इस नफरत की राजनीति से लड़ना है और मिलकर के लड़ना है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि जो बांटने वाली ताकत होती है वो कमजोर होती है, जोड़ने वाली ताकत ज्यादा मजबूत होती है। और इसलिए जोड़ने वाले जब निकल पड़ेंगे तो बांटने वालों को अपने बिलों में घुसना पड़ेगा। कोई सूरत नहीं है कि वो इसी तरीके से बांटते रहें। आप लोगों ने जो पहल की है, मैं इसको बधाई देते हुए एक बार मैं जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जिनकी हम कविताएं सुनते हैं, उनकी टक्कर के जो कवि हुए, उनके वो एक मैं सुनाता हूँ आपको। वो कहते हैं जमाने में जब मुल्क को बांटा जा रहा था, तो चकबस कहते हैं, मुस्लिम थे वो, और वो कहते हैं ऐ शौर्य हो पे कौमी इस ख्वाब से जगा दे, ऐ शौर्य हो पे कौमी इस ख्वाब से जगा दे, भूला हुआ फसाना कानों को फिर सुना दे। हुब्बे वतन समाए, हुब्बे वतन समाए, आंखों में नूर होकर, सर में खुमार होकर, दिल में सरूर होकर, शहदाए बोस्ता को सर्वो समन मुबारक, रंगी तबीयत को रंगे सफन मुबारक, बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक। कुंचे हमारे बाग में इस तरह खिलेंगे, इस खाक से उठे हैं, इस खाक में मिलेंगे। ये था उनका दस्तूर, ये था उनका धर्म। आज हमें एक इंसानियत का मजहब लेकर के आगे बढ़ना है। इंसानियत प्यार सिखाता है, प्रेम सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता। मैं तो कहता हूँ कि जो मजहब जोड़ना सिखाता है वो मजहब ही नहीं है, धर्म ही नहीं है। जो जोड़ना सिखाता है वही